Good morning, everyone. All good? तो ठीक है, वी विल स्टार्ट। स्टार्ट क्या, एक ही टॉपिक है ना? हाँ, ठीक है। तो ये क्या है टॉपिक? इंडिया वर्सेस यूएस वर्सेस रशिया। वर्सेस रशिया तो नहीं है, वैसे तो टॉपिक का नाम है इंडिया यूएस एंड रशिया, है ना? जो इंडिया दोनों तरफ से फंसा हुआ है ऐसे, इधर यूएस और इधर रशिया। और ये एक डेवलप हो रहा ऑलमोस्ट 1 मंथ से, है ना? आप बोल सकते हो 1 अगस्त से ये डेवलप हो रहा है, जब यूएस ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट किया है। किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर, है ना? वेन एवर वी स्टडी इंटरनेशनल रिलेशन वी अंडरस्टैंड वन थिंग, कि इंडिया राइट फ्रॉम इट्स इंडिपेंडेंस इज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। किसका पॉलिसी फॉलो कर रहा है? स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब नीदर वी विल ज्वाइन और परमानेंटली शिफ्ट टुवर्ड्स रशिया, और परमानेंटली शिफ्ट टुवर्ड यूएस, और परमानेंटली शिफ्ट टुवर्ड्स एनी कंट्री। समझ में आई बात? हमारा जो अलायंस अगर होगा तो इशू बेस्ड अलायंस होगा। कैसा अलायंस होगा? इशू बेस्ड। अलग अलग इश्यूज पे हम अलग अलग कंट्रीज के साथ खड़े हो सकते हैं, है ना? परमानेंटली किसी कंट्री के साथ चले जाएं, जीने मरने कस्में खा लें, वैसा हमारा होने वाला नहीं है। इवन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, व्हेन वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 ब्लॉक्स, एक ब्लॉक कौन था? कैपिटलिस्ट ब्लॉक। एक ब्लॉक कौन था? कम्युनिस्ट ब्लॉक। कैपिटलिस्ट ब्लॉक का लीडर कौन था? यूएस। कम्युनिस्ट ब्लॉक का कौन था? यूएसएसआर। देन ऑल्सो इंडिया डिड नॉट साइड विथ एनी कंट्री। हम लोगों ने क्या फॉलो किया? नॉन अलाइनमेंट फॉलो किया। क्या फॉलो किया? नॉन अलाइनमेंट। नीदर वी विल अलाइन टुवर्ड्स रशिया यूएसएसआर, नॉट टुवर्ड्स यूएस, है ना? तो अभी भी हम उसी पॉलिसी को कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। इज इट वेरी इजी पॉलिसी? नहीं, है ना? बट ट्रंप का एक टेक्निक है, ट्रंप के टेक्निक को बोला जाता है मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक। क्या बोला जाता है? मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक। ऑल दोज कीवर्ड्स विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर मेंस एग्जाम दिस ईयर, ठीक है, और अगले साल भी ऑब्वियसली। बट ट्रंप का टेक्निक है मैक्सिमम प्रेशर। जिस कंट्री पे वो चढ़ते हैं वो मैक्सिमम प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, है ना? तो इंडिया पे भी वो मैक्सिमम प्रेशर थ्रू टैरिफ, टैरिफ के थ्रू मैक्सिमम प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट 25 दिन अगेन 25, इंडिया पे ऑलमोस्ट 50% का टैरिफ का प्रेशर डाल रखा है। किसने? यूएस ने, ट्रंप के रिजीम ने, ठीक है, कि सो दैट कि हमारा जो रशिया के साथ जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को ट्रंप क्या कर सके? वीकेन कर सके। रशिया एंड यूएस, है ना, दोनों कंट्रीज के रिलेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही अच्छे नहीं है। एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बिलोंग करता है, दूसरा कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को बिलोंग करता है। रशिया इकोनॉमी वाइज यूएस से काफी पीछे है, इंडिया से भी पीछे है ना? बाकी चीजों में पावरफुल है, डिफेंस में पावरफुल है, पॉलिटिक्स में पावरफुल है, बट इकोनॉमी वाइज काफी पीछे है। इकोनॉमी वाइज चाइना इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू यूएस, है ना? धीरे धीरे उसके पास पहुंच चुका है चाइना। तो चाइना पे बहुत ज्यादा प्रेशर टेक्निक उसका काम किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि चाइना का भी इकोनॉमी बहुत बड़ा है, चाइना पे भी बहुत सारी कंट्रीज डिपेंडेंट है। चाइना पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट तो यूएस ही है। तो किस तरह से प्रेशर टेक्निक काम करेगा जब खुद ही डिपेंडेंट हो रहे हो तुम? समझ में आई बात? है ना? तुम्हारा काम ही मेरी वजह से चल रहा है और तुम चाह रहे हो मेरे से रिलेशन खत्म कर लेना, तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा तुम्हारे लिए। समझ में आई बात? बट रशिया को आइसोलेट करना और अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट करना एज अ हैगियोग्राफिक इमेज कि मैं बहुत बड़ा संत आदमी हूं, देखो मैं सारे वर्ल्ड के वॉर रुकवा देता हूं, है ना? इंडिया पाकिस्तान वॉर होने के पहले मैंने रुकवा दिया, रशिया यूक्रेन वॉर को मैं ही रुकवाऊंगा। और रशिया यूक्रेन वॉर को कैसे रुकवा सकते हैं? इंडिया पे प्रेशर डालेंगे। रशिया पे प्रेशर डालने से कुछ हो नहीं रहा। इंडिया पे प्रेशर डालेंगे कि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल मत खरीदो। क्या मत खरीदो? क्रूड ऑयल। अगर रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदोगे तो जो भी क्रूड ऑयल किसके पास जा रहा है? इंडिया के पास आ रहा है, रशिया उसको बेच पा रही है, रशिया के पास पैसे आ पा रहे हैं,
है ना। तो अगर इंडिया उससे नहीं खरीदेगा तो रशिया प्रेशर में आएगा। इंडिया पे प्रेशर डाल के अल्टीमेटली ट्रम्प क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया पे जो प्रेशर डलेगा उसके वजह से किस पे प्रेशर डलेगा, रशिया पे प्रेशर डलेगा। और रशिया जो होगा क्या करेगा, रशिया यूक्रेन वॉर को रोकेगा। समझ में आई बात, ये तरीका है। ये बात कही गई है कि इंडिया इज बाइंग रशियन ऑयल और उस परचेज की वजह से रशिया यूक्रेन वॉर जो है रशिया सस्टेन कर पा रहा है, क्योंकि रशिया के पास पैसे आ रहे हैं, है ना, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व आ रहा है। ठीक बात है, एक्सपोर्ट कर पा रहा है रशिया। और लेकिन साथ में बहुत सारे काउंटर आर्गुमेंट्स हैं। बहुत सारे काउंटर आर्गुमेंट ये भी है कि चलो क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा हम खरीद रहे हैं, बट क्रूड ऑयल के अलावा बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कौन खरीद रहा है, जो यूरोपियन कंट्रीज खुद ही खरीद रही है, रशिया से गैस खरीदती हैं। समझ में आई बात, है ना। पुतिन ने खुद ही बोला, अभी जब पुतिन और ट्रंप मिले थे कुछ दिनों पहले, है ना, कहाँ मिले थे, अलास्का में मिले थे। जगह पता है आपको कहाँ मिले थे, अलास्का में। तो पुतिन ने बोला कि जब से ट्रंप आए हैं हमारा जो ट्रेड रिलेशन है यूएस के साथ 20% बढ़ गया है, तो खुद तुम अपना ट्रेड रिलेशन बढ़ा रहे हो और हम पे प्रेशर डाल रहे हो। ठीक बात है। तो यूएस जो इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है उसके क्या क्या वजह हो सकते हैं। पहला तो इंडिया पे प्रेशर डालना ये दिखाने के लिए देखो कि अभी यूएस बहुत पावरफुल कंट्री है, यूएस कैन डू वॉट एवर इट वॉन्ट्स। यूएस वांट टू मेंटेन इट्स हेजेमनी। हेजेमनी मतलब लीडरशिप, हेजेमनी मतलब प्रभुत्व। समझ में आई बात, लीडरशिप, सबसे बड़ा कंट्री है, सबसे पावरफुल कंट्री है, वो यूएस पोर्ट्रे करना चाहता है। ठीक बात है। दूसरा, वर्ल्ड को दिखाना चाहता है, देखो हम रशिया यूक्रेन वॉर रुकवाने में यूएस नहीं, ट्रंप जो है वो सबसे आगे है। नोबेल पीस प्राइज चाहिए भाई साहब को। ठीक है, दूसरा चीज वो है ना। तीसरा चीज क्या है, तीसरा इंडिया के साथ अपने ट्रेड इक्वेशन को वापस से री अलाइन करना चाहता है ट्रंप, क्योंकि हम लोग यूएस को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक्सपोर्ट। तो अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो हमें यूएस से काफी ज्यादा फॉरेन करेंसी मिलता है। किस वजह से मिलता है, एक्सपोर्ट की वजह से, है ना। तो ट्रंप ये भी चाहता है कि इंडिया भी यूएस से बहुत सारा चीज क्या करे, इंपोर्ट करे। यूएस भी क्रूड ऑयल को सप्लाई करता है। पहली बार जब ट्रंप आए थे तो पहली बार में भी ट्रंप ने इंडिया पे प्रेशर बनाया था, और उस टाइम भी हम लोगों ने यूएस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना स्टार्ट किया था और बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने लगे थे। अभी भी ट्रंप प्रेशर बना रहे हैं कि और ज्यादा, पहले जो कर रहे थे हमने थोड़ा करना स्टार्ट कर दिया कि चलो ठीक है और ज्यादा क्रूड ऑयल हम कहां से इंपोर्ट करें, यूएस से इंपोर्ट करें। समझ में आई बात, है ना। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ये दिखाते हैं कि वाई यूएस इज पुटिंग प्रेशर ऑन इंडिया। ठीक बात है ना। साथ साथ पाकिस्तान के बगल में कौन है, ईरान। ईरान को टैकल करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है, किसको, यूएस को। थोड़ा पाकिस्तान को भी खुश करना चाहते हैं कौन, ट्रंप। ठीक है, तो ये सारा जो प्रॉब्लम्स है, ये सारा जो पॉइंट्स है, उसी को हम डिटेल में यहां डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये इंडिया यूएस, तो पहले इंडिया यूएस का हम ट्रेड रिलेशन पढ़ेंगे। इंडिया यूएस का ट्रेड रिलेशन कब से, आजादी के बाद से, है ना। फिर हम देखेंगे कि रशिया और यूएस के जब लीडर्स अभी मिले थे, है ना, तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंस निकल के सामने आ रहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको हो सकता है इस साल मेंस में देखने के लिए मिलेगा। आपकी ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही बात, ठीक है। अभी मैंने जितनी बातें बोल दी आपको समझ में आया, ओके। नेक्स्ट, इंडिया यूएस ट्रेड टैरिफ एंड टाइज अमिड रशिया फैक्टर एंड अलास्का समिट। जीएस पेपर 2 आईआर और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओवरऑल 50% टैरिफ इंडिया फेस कर ही रहा है, जो कि किसने लगाया है, ट्रंप ने लगाया। ट्रंप इंपोज टैरिफ्स ऑन इंडिया टू एंड रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर को एंड करने के लिए इंडिया पे टैरिफ लगाना, ये तो वही बात है कि सुबह ब्रश करो नहीं तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। सेज व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस ऐसा बोलता है, ठीक है। व्हाट आर टैरिफ, टैरिफ क्या है, टैरिफ मतलब टैक्स। अब ये मत पूछना टैक्स क्या है, टैरिफ मतलब टैक्स। टैरिफ इज टैक्स इम्पोज्ड बाय ए गवर्नमेंट ऑन इंपोर्टेड गुड्स। जो भी गुड्स इंपोर्ट हो रहा है, कहां पे इंपोर्ट हो रहा है, यूएस में। तो जो भी हम इंडिया से मैन्युफैक्चर करके गुड्स या सर्विसेज यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यूएस में उस पर और ज्यादा टैरिफ लगेगा, तो हमारा जो गुड्स वहां जा रहा है वो और महंगा होगा, लोग कम खरीदेंगे। कम खरीदेंगे तो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका फायदा कम हो जाएगा, है ना, हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा।
यूएस हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यूएस और चाइना, ये दो कंट्री जो है हमारे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। कभी यूएस वन पे रहता है, कभी चाइना वन पे रहता है ना। और लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 में ट्रंप के आने के पहले हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स है, वो मिनिस्टर बोलते थे, पीयूष गोयल जी, कि इंडिया और यूएस का ट्रेड रिलेशन हमें 2030 तक $500 बिलियन लेके जाना है। कितना लेके जाना है? 150 बिलियन डॉलर हम क्रॉस कर चुके हैं, गुड्स और सर्विसेज मिला के। क्या मिला के? गुड्स और सर्विसेज मिला के वी हैव ऑलरेडी क्रॉस $150 बिलियन। टैरिफ समझ गए? टैरिफ जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। 1947 से स्टार्ट करते हैं। 1947 के बाद बोथ नेशन ज्वाइन गैट। गैट समझते हो? गैट करके एक इंटरनेशनल फोरम बना, है ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ठीक है, टैरिफ्स के ऊपर, ट्रेड के ऊपर पूरे वर्ल्ड में एग्रीमेंट, कि पूरा वर्ल्ड जो होगा, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो कंट्री साइन करना चाहेंगी वो रहेंगी, पूरे वर्ल्ड में जो भी कंट्री साइन करेंगी, है ना, वो किस किस रूल्स को मानेंगे। फॉर एग्जांपल आप दोनों ट्रेड करोगे तो कुछ रूल्स को मानोगे कि नहीं मानोगे? वैसे ही 10 लोग मिलकर ट्रेड करेंगे तो कुछ रूल्स को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? उसके लिए कौन सा बना? गैट। बोथ नेशन ज्वाइन गैट लेइंग मल्टीलेटरल ट्रेड रूल। दोनों ने गैट साइन किया। इंडिया का क्या था? इंडिया नॉन अलाइनमेंट फॉलो करता था। अभी मैंने आपको समझाया क्या फॉलो करता था? नॉन अलाइनमेंट प्लस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब हम लोग जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, नेहरू जी और बाकी जो लीडर्स थे उनका ये था कि जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं हम कोशिश करें कि इस इंपोर्ट को हम घर पे मैन्युफैक्चर कर ले। घर पे मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चर कर ले, तो उस इंपोर्ट को हम क्या कर दें? सब्स्टिट्यूट कर दें। तो इसका मतलब हमें इंपोर्ट करने की जरूरत क्या होगी? कम होगी। तो कम होगी तो उससे यूएस खुश नहीं था। यूएस इज लाइक गुड्स बनाओ और बेचो, पैसा कमाओ। तो पैसा कमा नहीं पा रहा था इंडिया से बहुत ज्यादा। फूड फॉर पीस लाइफलाइन, है ना, 1954 के बाद से इंडिया ने बहुत ज्यादा फूड इंपोर्ट किया। कहां से? यूएस से, है ना। 54 के बाद से 60s में और ज्यादा फूड इंपोर्ट किया। हमारे यहाँ फूड की क्राइसिस हो गई थी, शॉर्टेज हो गया था, हंगर क्राइसिस में हम लोग जा रहे थे। यूएस से हम लोगों ने क्या लिया? सीड्स लिया, वीट सीड्स भी लिया, मतलब वीट भी इंपोर्ट किया और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स भी इंपोर्ट किया, जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह में भी क्या मिला? हेल्प मिला। ठीक है, ठीक है। बट फ्रिक्शन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स इंडिया यूएस में थे। यूएस जो था वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। क्यों सपोर्ट करता था? क्योंकि पाकिस्तान यूएस जो बोलता था वही करता था। पाकिस्तान नॉन अलाइनमेंट का पॉलिसी नहीं फॉलो करता था। पाकिस्तान यूएस की तरफ क्या हो गया था? अलाइंड हो गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही थी। डोंट वरी देयर इज नो फूड स्कार्सिटी, है ना। PL 480 ये फूड का वेराइटी था। PL 480 क्या है? फूड का वेराइटी, है ना, एक तरह से व्हीट ग्रेन का वेराइटी। गैट के बारे में इंफॉर्मेशन है। गैट का मतलब क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, 1947 में ऑब्वियसली हम आजाद होंगे, उसके बाद साइन करेंगे। हमने साइन किया। गैट का मतलब क्या है? गैट वाज टू लिबरलाइज ट्रेड बाय रिड्यूसिंग टैरिफ एंड रिड्यूसिंग कोटाज अमॉन्ग मेंबर कंट्री। गैट का मतलब था कि मान लो जो कंट्री आपस में टैरिफ लगाती हैं वो टैरिफ को क्या करे? कम करे। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन को कम करे। किसको कम करे? रिस्ट्रिक्शन को कम करे। रिस्ट्रिक्शन कम होगा तो ट्रेड क्या होगा? इजी होगा। ट्रेड इजी होगा तो वही तो चाहती हैं यूएस ऐसी कंट्रीज जिनके पास सरप्लस में गुड्स है। कैसे गुड्स है? सरप्लस में गुड्स है। तो सरप्लस में गुड्स बनाए और बेच के क्या कमाए? पैसा कमाए। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो ट्रेड करने आई थी, है ना। तो ट्रेड करने आई थी, 200 साल इंडिया पे शासन करके चली गई। तो हम बहुत डरते थे इन सब ट्रेड वाली चीजों से। साइन तो हम लोगों ने कर लिया, बट हम बहुत केयरफुल रहते थे, हम बहुत कॉशियस रहते थे। समझ में आई बात? ठीक है, तो गैट का यही काम था। गैट में बहुत सारा नेगोशिएशन हुआ। यही गैट रिप्लेस होके WTO बना। क्या बना? WTO। WTO का नाम सुना हुआ आप लोगों ने? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना? 1995 में बना। देखो गैट क्या है? ट्रेड करने को बोल रहा है, ट्रेड को लिबरलाइज करो। मैं आपके यहां ट्रेड करूं, वो इनके यहां करें, ट्रेड को लिबरलाइज करो। लिबरलाइज करो मतलब इजी करो, फ्री करो, फ्रीडम दो। क्या दो? फ्रीडम दो। तो ये फिलॉसफी किसका है? कैपिटलिज्म का है। किसका है? कैपिटलिज्म का। कम्युनिस्ट कंट्री इस पे बहुत विचार नहीं करती थी, तो इसीलिए गैट बहुत पॉपुलर नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब कम्युनिज्म खत्म होने लगा, खत्म तो नहीं बोलेंगे, बट यूएसएसआर टूटने लगा, कोल्ड वॉर खत्म होने लगा। क्या खत्म होने लगा? कोल्ड वॉर। 1945 के बाद से क्या स्टार्ट हुआ था? कोल्ड वॉर। किसके बीच?
कैपिटलिस्ट के बीच और कम्युनिस्ट के बीच। कम्युनिस्ट का लीडर कौन था? यूएसएसआर। कैपिटलिस्ट का कौन था? यूएस। दोनों में जब कोल्ड वॉर स्टार्ट चल रहा है 1980 से कोल्ड वॉर क्या होने लगा? खत्म। यूएसएसआर क्या होने लगा? वीक। तो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी लिबरल आइडियोलॉजी और क्या हो गई? डोमिनेंट हो गई। और डोमिनेंट होते होते उसने किस बॉडी का रूप ले लिया? WTO का रूप ले लिया। समझ में आई बात? तो अब आजकल जो भी ट्रेड और टैरिफ से रिलेटेड रूल कौन डिसाइड करता है? WTO डिसाइड करता है। समझ में आई बात? बट जब से ट्रंप साहब आए हैं, अब WTO मतलब कि सारी कंट्रीज मिलजुल के डिसाइड कर रही हैं, जो भी WTO के मेंबर हैं। बट जब से ट्रंप साहब आए हैं, WTO को वीक छोड़ दिया है ना, खुद डिसाइड करते हैं। पहली बार जब आए थे तब भी, और अभी दूसरी बार आए हैं तब भी WTO से उनको खास मतलब नहीं है। WTO का नेगोशिएशन का इसमें ईयर वगैरह दिया हुआ है, जो अभी के लिए हमारा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि WTO को समझने के लिए हमें अलग से एक लेक्चर चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए यहां पे बेसिक चीजें WTO के बारे में दी हुई हैं। आगे हम लोग बात करते हैं 1970s में हमने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया। क्या टेस्ट किया? न्यूक्लियर वेपन। यूएस को अच्छा नहीं लगा, है ना। अगर तुम पावरफुल हो तो तुम नहीं चाहोगे कि ये भी पावरफुल हो जाए। यूएस वैसा ही नेशन है। इंडिया को तो अच्छा लग ही रहा था, हम टेस्ट करने वाले थे 1974 में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, आजकल रॉ वाले बहुत सारे फिल्म आ रहे हैं, OTT पे आ रहे हैं, देखो सब लोग उसी पे लगे हुए हैं। सबको पता है कि रॉ का कुछ भी बनाओ, एकदम बेकार बना दो, चल जाएगा। ठीक है, तो वही चल रहा है, कुछ भी कहानी कुछ भी बना दे रहा है। ठीक है, रॉ टन 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 करके चला दे रहा है। समझ में आई बात? वही चल रहा है। खैर उसकी अलग बात है। बट उसके बाद यूएस को और अच्छा नहीं लगा 1970s के टाइम पे। 1971 में हमने पाकिस्तान से वॉर किया और बांग्लादेश क्रिएट हुआ, वो भी यूएस को अच्छा नहीं लगा। तो 1970s में थोड़ा यूएस और हमारे अगेंस्ट चल रहा था, है ना। ट्रेड लैंग्विशेस मतलब बहुत कम ट्रेड था, है ना। एक बहुत स्लो रफ्तार से ट्रेड बढ़ ही नहीं रहा था, एक जगह पर रुका हुआ था। एक जगह पर रुके होने क्या बोल सकते हैं? लैंग्विशेस। विथ सैंक्शंस एंड इंडियाज लाइसेंस राज इंटैक्ट। इंडिया का लाइसेंस राज हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। बायलैटरल गुड्स ट्रेड स्टेड बिलो $4 billion थ्रू द 1980s। फर्दर रिलेशन स्ट्रेन। 1971 के वार के बाद से हमारा रिलेशन जो था और ज्यादा स्ट्रेन हो गया था। तब का न्यूज़पेपर देखो क्या दिया था, 5 अगस्त 1971। यूएस आर्म्स वर्थ $2 billion शिफ्ट टू पाकिस्तान सिंस 1954। 1954 के बाद तब के टाइम पे $2 billion, तब के टाइम पे $2 billion कितना ज्यादा होगा सोचो। $2 billion का ट्रेड जो है, यूएस का आर्म्स जो है कहां शिप हो रहा है? पाकिस्तान में। मतलब पाकिस्तान से जो हम वॉर लड़ रहे थे 1965 का, 1971 का, वो कौन से वेपन से पाकिस्तान लड़ रहा था? यूएस वाले वेपन से। तो अभी यूएस हमें बोल रहा है कि तुम्हारे वजह से यूक्रेन वार हो रहा है। हमने बोला वाह, तुम्हारे वजह से पाकिस्तान हमसे वॉर किया, वो भूल जा रहे हो क्या? अपना भी तो याद कर लो थोड़ा सा, है ना। ये एक तरह से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने इस न्यूज़पेपर को ट्वीट किया जब यूएस ने बोला, ठीक है, कि इंडिया जो है, इंडिया के हेल्प से रशिया वॉर लड़ पा रहा है, तो हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने ट्वीट किया कि अपना भी देख लो थोड़ा एक बार। ठीक है, कि तुमने क्या काली करतूतें करी हुई हैं, तुम्हारे वजह से कितने वॉर ऑलरेडी हो चुके हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। इवोल्यूशन ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन। आगे चलते हैं। 1991 के बाद इंडिया यूएस का ट्रेड रिलेशन का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हुआ। कैसे स्टार्ट हुआ? गोल्डन पीरियड, है ना। यूएसएसआर टूट गया, है ना। हम यूएसएसआर की तरफ देखते थे कि ये हमारा मॉडल है, वही बिखर गया। तो फिर हम किसकी तरफ देखें? फिर हम यूएस बचा था उसकी तरफ देखने लगे, है ना। हमने अपना ट्रेड में लिबरलाइजेशन कर लिया, प्राइवेटाइजेशन कर लिया और ग्लोबलाइजेशन कर लिया। इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आप क्या पढ़ोगे? LPG रिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अभी के लिए अगर समझ में कम आता है जिनको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा हुआ है ना, रेलवे किसका है? गवर्नमेंट का, है ना। अब सोचो, रेलवे की तरह सारी कंपनीज, सारे सेक्टर्स, सारे मतलब 90% से ज्यादा सेक्टर अगर गवर्नमेंट के भी होते, सीमेंट भी गवर्नमेंट का, समझ में आई बात, फर्टिलाइजर भी सिर्फ गवर्नमेंट के, सब कुछ सिर्फ गवर्नमेंट का होता, है ना, मोबाइल भी गवर्नमेंट के, तो BSNL का कितना कचड़ा मोबाइल आता, सोचो। समझ में आई बात? तो फिर इंडिया ग्रो कर पाता? नहीं कर रहा होता, है ना। यूएस यहां इन्वेस्ट कर पाता? नहीं कर रहा होता। IT सेक्टर डेवलप होता? नहीं हो पा रहा होता। तो हमने LPG क्या किया? रिफॉर्म, लिबरलाइज, मतलब प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब कि प्राइवेट कंपनीज जो है अलग अलग सेक्टर में क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन मतलब जो गवर्नमेंट कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, PSU अच्छा नहीं कर रही है, उनको बेच दो।
और ग्लोबलाइजेशन मतलब बाहर से हम लोग और ज्यादा ट्रेड करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट लेंगे, इन्वेस्टमेंट देंगे। तो ये सारी चीजें से किसको फायदा हुआ? डायरेक्टली यूएस खुश हुआ। वाह, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो यूएस खुश हुआ और हमारा भी फायदा हुआ। हमारा भी अगर पैसा स्टार्ट होगा, है ना, तो हम अपनी गरीबी भी काफी हद तक कम कर पाए। हमारा ट्रेड तेज स्टार्ट हुआ। हमारा ट्रेड जो $5 बिलियन था 1990 में, 2000 तक आते आते $20 बिलियन हो गया यूएस के साथ। कितने टाइम्स हो गया बताओ? 10 साल में 4 टाइम्स हो गया। 2000 से 2020 तक बताओ, है ना, 20 बिलियन से $200 बिलियन तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। 170 के आसपास हम लोग यूएस के साथ ट्रेड में पहुंच चुके हैं। समझ में आई बात, है ना? और आगे आओ, 2005 में, 1998 में हमने पोखरण टेस्ट कर लिया, फिर से हम लोग न्यूक्लियर पावर बन गए। यूएस ने फिर सैंक्शन लगाया, बट वो सैंक्शन लंबे समय के लिए नहीं था, 2-3 इयर्स। समझ में आई बात? सैंक्शन रहा, फिर हम लोग यूएस के साथ अच्छा रिलेशन वापस मेंटेन करने लगे। हम लोगों ने यूएस के साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन किया कि कोई बात नहीं, यूएस की कंपनीज इंडिया में आके क्या लगा सकती हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो यूएस को तो पैसा ही चाहिए, सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पैसा। तो यूएस खुश हुआ कि अच्छा, हमारी कंपनी तुम्हारे यहाँ आके न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएगी, मतलब तुम पैसा दोगे? हमने बोला हाँ। समझ में आई बात? तो हमारा न्यूक्लियर डील क्या हो गया? साइन हो गया। इतना आसान नहीं होता, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर भी लगा, ठीक है, बट ठीक है, स्टिल ओके। 2014 तक हमारा गुड्स एंड सर्विस ट्रेड कितना क्रॉस कर गया? $100 बिलियन। ठीक है, न्यू कॉपरेशन, बहुत सारा न्यू डिफेंस फ्रेमवर्क वगैरह हम लोग साइन करने लगे। देख रहे हो, दो महानुभाव लोगों को पहचान रहे हो? एक हमारे श्री मनमोहन सिंह, दूसरे वाले बोलो बोलो क्या? क्लिंटन की बुश? बुश। इवोल्यूशन ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन। ठीक है, अब देखो, है ना, ट्रम्प साहब जब बोलेंगे तो क्या बोलते हैं? नरेंद्र मोदी इज माय गुड फ्रेंड, बट इंडिया पे तो टैरिफ लगाना है हमको। समझ में आई बात, है ना? एस जयशंकर साहब का स्टेटमेंट बहुत उभर के सामने आता है कि आफ्टर द ट्रम्प्स इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट मेनी कंट्रीज आर नर्वस, लेट मी टेल यू वी आर नॉट अमंग वन ऑफ देम। सबसे ज्यादा नर्वस अभी हम ही हैं। समझ में आई बात? ठीक है, जब ट्रम्प साहब वापस आए तो जयशंकर साहब ने बोला कि देखो, बहुत सारी कंट्री ट्रम्प के आने से नर्वस हो चुकी हैं, ठीक है, बट हम उनमें से एक नहीं है। बट अभी सितारे ऐसे बता रहे हैं कि हम ही सबसे ज्यादा नर्वस है। ठीक है, 2017 से 2020 टैरिफ वॉर्स एंड जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस रिवोकेशन। देखो, यूएस हमको जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस दे के रखा था, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जीएसपी, जीपीएस नहीं, क्या दे के रखा था? जीएसपी। मतलब अगर जर्मनी से गुड्स यूएस जाता है और इंडिया से जाता है तो इंडिया वाले पे टैरिफ कम लगता था, जर्मनी वाले पे ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया को डेवलपिंग कंट्री माना जाता था। कैसा कंट्री? डेवलपिंग। तो अगर इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो उसको और ज्यादा डेवलप करने में हेल्प करना यूएस और यूरोपियन कंट्री का एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ में आई बात? तो डेवलपिंग कंट्रीज पे, कम डेवलप्ड कंट्रीज पे यूएस क्या लगाता, क्या देता था उनको? जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, कि तुम्हारे गुड्स को हमारे यहां पे क्या मिलेगा? प्रेफरेंस मिलेगा। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? टैरिफ कम लगेगा। तो फटाफट ट्रेड बढ़ रहा था। ट्रंप ने बोला अरे देखते देखते तो ये $100 बिलियन ट्रेड क्रॉस हो गया है और उसमें इंडिया ही ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है ना, तो ये जीएसपी हटा दो। जीएसपी को क्या कर दिया? रिवोक कर दिया। समझ में आई बात, है ना? बाइक्स जो आती हैं उसमें से हार्ले डेविडसन कहां की बाइक है? यूएस की, है ना? ट्रम्प साहब बोलते थे कि देखो हमारी बाइक वहां जाके डबल हो जाती है, डबल प्राइस की हो जाती है ना? आप हार्ले खरीद रहे हो 10 लाख का मिल रहा है, जबकि ओरिजिनली यूएस में 5 लाख का मिल रहा है। समझ में आ रही बात, है ना? तो इसलिए इंडिया में हार्ले कम बिक रहा है, बट यूथ में क्रेज है। क्रेज है, अगर 5 लाख 10 लाख की जगह वो 6 लाख का मिलने लगे, है ना, 5 लाख की जगह वो 3 लाख का मिलने लगे, बहुत सारे लोग खरीदने लग जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो उन सबको लेके ट्रम्प साहब ने एक तरह से थोड़ा बहुत टैरिफ वॉर स्टार्ट किया। ठीक है, बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम देने वाला नहीं था उस टाइम पे, है ना? हमारा मिनी डील वगैरह हम लोगों ने थोड़ा बहुत डील विल साइन करके बातचीत करके चीजें खत्म कर लिया। समझ में आई बात? तो पहला जो पार्ट था जीएसपी हटाना, थोड़ा सा हमारे लिए उस समय के लिए नेगेटिव था, बट वापस उस टाइम पे चीजें मैनेज हो गई थी। ठीक बात है, वापस से आए। इन साहब को पहचानते हो? कौन से साहब है? जो बिडेन, जो बिडेन, ये ट्रम्प के बाद वापस क्या बने? प्रेसिडेंट बने। हमारे साहब कांस्टेंट है। ठीक है, पहले भी मोदी जी, ट्रम्प के साहब पे, फिर भी मोदी जी। फिर क्या हुआ?
फिर हमने सप्लाई चेन एंड टेक सेंट्रिक एंगेजमेंट किया। सप्लाई चेन कि इंडिया यूएस के बीच में सप्लाई चेन एस्टेब्लिश हो, है ना। कुछ इंग्रेडिएंट हम सप्लाई कर रहे हैं, कुछ कंपोनेंट वो सप्लाई कर रहे हैं, है ना। और साथ साथ टेक्नोलॉजी सेंट्रिक एंगेजमेंट हम लोगों ने और ज्यादा बढ़ाया। आईसीईटी साइन किया हम लोगों ने। आईसीईटी क्या है? इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या है आपको पता है? एआई है, रोबोटिक्स है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। लॉन्च जनवरी 2023। इट ओपन ज्वाइंट आर&डी, ज्वाइंट रिसर्च खोला गया। किसमें? एआई में, क्वांटम में, 5G में, चिप्स में। किसमें? चिप्स। कौन सा चिप्स? खाने वाला नहीं, लेज वाला नहीं। किसमें डालने वाला? कंप्यूटर में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मटेरियल में डालने वाला। अभी 15 अगस्त को मोदी जी ने बोला कि इस साल हम लोग घर पे ही क्या बना पाएंगे? चिप्स बना पाएंगे। समझ में आई बात? अब बहुत सारे गरीब लोग होंगे, उनको लगेगा वाह, ये चिप्स जो यूएस से आता था, ठीक है, आलू चिप्स, वो हम घर पे ही बना पाएंगे। मैं तो खुद रोज घर पे बनाती हूँ। समझ में आ रही बात? बट ठीक है, उन लोग इनोसेंट है ना, एजुकेटेड नहीं है। बट चिप्स का मतलब क्या है? सेमीकंडक्टर वाले चिप्स, जो कि डायरेक्टली कहाँ यूज होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, है ना। वो चिप्स एक बहुत बड़ा रीजन है, चिप्स, जिसके वजह से तुम्हारे कार्स महंगे हो गए। 2019-20 के बाद से अचानक से 30% 40% कार का प्राइस बढ़ गया, है ना। जो ऑल्टो 2 लाख में कोई नहीं पूछता था, 6 लाख का हो गया। समझ में आई बात? है ना। किसके वजह से? चिप्स महंगे हो रहे हैं। ठीक बात है। चिप्स क्योंकि चिप्स सप्लाई कम हो गया था। चिप्स कहां से लाने पड़ रहे हैं? हमें ताइवान से। चिप्स कहां से लाने पड़ रहे हैं? चाइना से, वियतनाम से, है ना, और भी कंट्रीज से। तो चिप्स खुद घर पे बना पाएंगे तो हमारे कार कितने सस्ते हो जाएंगे। समझ में आई बात? अब सस्ते होंगे भी नहीं, अब एक बार महंगे की आदत हो चुकी है। पैसा कंपनीज के पास रह जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। ठीक बात है। इवोल्यूशन ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन 2025। मिशन 500 मैंने बताया ना, 500 बिलियन का ट्रेड, दैट इज मिशन 500 वर्सेस टैरिफ ब्रिंकमैनशिप। समझ में आई बात? ब्रिंकमैनशिप का मतलब क्या होता है? किसी को इस कदर परेशान कर दो कि रिलेशन खराब ही हो जाए, है ना, डरा धमका के, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रिंकमैनशिप बोल सकते हैं। ठीक बात है। तो एक तरफ हम $500 बिलियन डॉलर का ट्रेड की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पे टैरिफ का हाहाकार मचा हुआ है ना। तो एक दो चीज हो सकता है ना, या तो यूएस ये चाहता है कि हम उसके प्रेशर में टूट जाए, वो ये चाहता है, इसीलिए वो ब्रिंकमैनशिप कर रहा है। बट हम अदरवाइज भी जा सकते हैं कि यूएस तुम रहने दो, हम चले रशिया और चाइना की तरफ। समझ में आई बात? हमने पहले से ब्रिक्स खोल के रखा है। क्या खोल के रखा है? ब्रिक्स। इसीलिए खोल के रखा है कि तुम हमें प्रेशर नहीं दे सको। हमने दोनों फ्रंट खोल के रखे हैं इसीलिए कि हमें प्रेशर नहीं दे सको। हमने एससीओ खोल के रखा है। क्या खोल के? एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आई बात? ठीक है। On 13th February 2025, both leaders vowed to double trade to $500 billion by 2030, है ना। मिशन 500 देख रहे हो कितने खुश है दोनों। ठीक है। ट्रंप सेकंड प्रेसिडेंसी फ्रॉम प्रॉमिस टू प्रेशर। प्रॉमिस से वो कहां पे आ गए? प्रेशर। ये सब कीवर्ड आपको यूज करना है। ठीक है। होप वर्सेज होस्टिलिटी। एक तरफ होप है, दूसरी तरफ होस्टिलिटी। मतलब क्या होता है? दुश्मनी थोड़ा सा। मेनी इन इंडिया होप ट्रम्प्स रिटर्न वुड बूस्ट बायलैटरल टाइज। इंडिया में पूजा हो रहा था कि ट्रंप को वापस से प्रेसिडेंट बनाया जाए। समझ में आई बात? वो पूजा करने वाले लोग किधर हैं? ढूंढो उनको एक बार। ट्रेड वॉर रियलिटी। इंस्टेड अभी क्या हो रहा है? ट्रेड वॉर हो रहा है। की टैक्टिक्स यूज्ड बाय ट्रंप, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड। ट्रेड को एज अ वेपन यूज करना। किसी भी चीज को एज अ वेपन यूज करो तो तुम क्या बोलते हैं उसको? वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड। आजकल की दुनिया में बहुत सारे लोग वेपनाइजेशन ऑफ इमोशन करके चलते हैं। क्या करके चलते हैं? वेपनाइजेशन ऑफ इमोशन। बी केयरफुल। समझ में आ रही बात? ठीक है। तुम खुद ही करते हो तो मत करो। ठीक है। ट्रेड वर्सेस रियलिटी। पेनाल्टीज बियॉन्ड ट्रेड, थ्रेट्स फॉर इंडिया टाइज विद रशिया, ईरान, ब्रिक्स प्लस, है ना। ट्रंप ये चाहते हैं, ट्रंप को और डर लगा क्योंकि ब्रिक्स में 5 कंट्री थी, अचानक से ब्रिक्स प्लस में 5 कंट्री और आ गई, नई कंट्री लास्ट ईयर ज्वाइन कर ली। ट्रंप इज लाइक ब्रिक्स जो नन्हा बच्चा दिखता था वो बड़ा होने लगा। तो ब्रिक्स में कौन से कंट्री है? ब्राजील पे प्रेशर डाला, उसमें भी 50% टैरिफ है। इंडिया पे भी है। रशिया पे तो वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, चाइना पे तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। समझ में आई बात? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अंडर थ्रेट। हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो अभी किसमें दिख रहा है? थ्रेट में। इतना डायरेक्ट प्रेशर किसी ने नहीं दिया था।
इनडायरेक्टली प्रेशर देना और ये सब चीजें थी, बट यहां पे क्या दिख रहा है आपको? डायरेक्ट प्रेशर दिख रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर। ये देखो, ये हमारा सीधे सीधे हम जो यूएस से इंपोर्ट करते हैं, ये जो यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, वो कितना पहुंच चुका है? 77। और इंपोर्ट कितना है? 42। तो हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं तो हमारे पास पैसा ज्यादा आता है ना? इसका डिफरेंस निकालो, इतना पैसा हमारे पास यूएस से आता है। तुम किसी को बहुत सामान बेच रहे हो तो पैसा आएगा, कम खरीद रहे हो तो पैसा कम देना पड़ेगा, है ना? तो हमारा ट्रेड सरप्लस है। क्या है बताओ? ट्रेड सरप्लस है, ऑलमोस्ट $41 बिलियन का। कितने का? 41 और प्लस सर्विस जोड़ के 44-45 का ट्रेड सरप्लस हमारा हो रहा होता है। ठीक है, करंट रिलेशन ऑफ यही है इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन फ्रॉम हाउडी मोदी। मोदी जी जब ट्रंप का फर्स्ट टेन्योर खत्म हो रहा था, सेकंड इलेक्शन होने वाला था, जब ट्रंप हारे और बिडेन आए, उस टाइम पे यूएस में एक प्रोग्राम रखा गया, हाउडी मोदी। हाउडी करके स्टेडियम था शायद, वहां पे हाउडी मोदी प्रोग्राम रखा गया। मोदी जी गए, उसमें इंडियन डायस्पोरा के बहुत सारे लोग थे। एक तरह से इनडायरेक्टली, जो कि नहीं करना चाहिए था, इनडायरेक्टली इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन कैंपेनिंग में ट्रंप का साथ दिया। समझ में आ रही बात? इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो तुम नहीं दे सकते, यू आर मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ अदर कंट्री। हाउ मोदी हैज टेकन अ हिट फ्रॉम ट्रंप टैरिफ एंड टॉन्ट्स। टैरिफ भी दे रहा है और टॉन्ट भी दे रहा है ना? ऐसा लगता है कि ट्विटर इन्हीं के लिए बना हुआ है, रोज सुबह उठते हैं तो ट्वीट कर देते हैं। समझ में आई बात? आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विथ रशिया, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज। डेड इकोनॉमीज वाला रिमार्क दिया कि इंडिया की इकोनॉमीज क्या है? डेड है। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन से पूछा गया क्या इंडिया की इकोनॉमी डेड है? बोला हाँ, तुम्हें नहीं पता क्या? समझ में आई बात? इंडिया के हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? श्री राहुल गांधी, है ना? तो ऑब्वियस बात है कि बहुत बार वो पॉलिटिकली करेक्ट इतना नहीं रह पाते हैं, भले अंदर कुछ और सोचे बट ऊपर से उनके वर्ड्स खराब ही निकल पाते हैं। ठीक है, खैर वो एक अलग मैटर है। डेड इकोनॉमी के बारे में हम कभी अलग समझेंगे। डेड इकोनॉमी इज डाउन टुगेदर, मतलब मरा हुआ इकोनॉमी, मतलब इस इकोनॉमी से कुछ होना नहीं है। वी हैव डन वेरी लिटिल बिजनेस विथ इंडिया, देयर टैरिफ्स आर टू हाई। ऑब्वियसली हार्ले पे तो बहुत टैरिफ है, सबसे ज्यादा तो हम ही लोग खुश होंगे, सबके पास एक एक हार्ले होगा, बुलेट छोड़ देंगे हम लोग नहीं। ठीक है, their tariffs are too high, among the highest in the world. Likewise, Russia and the US do almost no business together. Let's keep it, इसका सब कुछ बिजनेस पे टिका होता है। Let's keep it that way and tell Medvedev, the failed former president of Russia, who thinks he is still president, to watch his words. He is entering very dangerous territory. तो ये सब चीजें खींच के ले आते हैं। समझ में आई बात, है ना? तो ये सब हाइक वाइक लग रहा है। चाइना सिग्नलिंग आउट इंडिया। इंडिया पे टैरिफ्स क्या लग रहा है? चाइना और यूएस से, चाइना और यूरोपियन यूनियन से भी ज्यादा लगा रहे हैं। ठीक बात है। अब यही सब चीजें इसमें सेक्टर्स लाइकली टू बी अफेक्टेड, ये मेंस में लिखने में काम आएगा। कौन कौन से सेक्टर अफेक्टेड होंगे? फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन वगैरह, मेटल्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल एंड अपैरल, कपड़े वगैरह, आईटी सर्विसेज पे भी इंपैक्ट आएगा, पेट्रोकेमिकल्स एंड रिफाइंड प्रोडक्ट्स, डिफेंस प्रोक्योरमेंट एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग, स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, ये सब सेक्टर्स क्या होंगे? अफेक्टेड होंगे अगर 50% ही टैरिफ रह जाता है तो। इंडिया बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, इंडिया का जो ऑयल हम रशिया से खरीद रहे हैं, हम डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदते हैं, सस्ते प्राइस पे खरीदते हैं। तो जहां रशिया यूक्रेन वॉर से बाकी दुनिया को ऑयल ज्यादा महंगा खरीदना पड़ता है, उसके बाद से हमें सस्ता खरीदना पड़ा। समझ में आई बात? देखो, रशिया से हमारा ट्रेड जो था, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के पहले $10-12 बिलियन था। कितना था? 10-12। एक साल में हो गया 40+, 4 गुना। क्या खरीदने लगे? तेल। सारा तेल हमें दे दो फिर। समझ में आई बात? यूएस ने उस पर लगाया कि देखो इनसे कोई बिजनेस नहीं करेगा, हम करने लगे। हमने बोला हम तो तब से कर रहे हैं जब से तुम पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करते थे। समझ में आई बात? तो तब करते थे तो अभी भी करेंगे, अभी क्या बुराई है ना? ये देखो, इंडियाज ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया, ये अगस्त 2024 है। हम कितना कर रहे हैं? 1771, थोड़ा थोड़ा अभी बढ़ा ही है। अप्रैल 2025 में 1918, है ना? यूएस से कितना हो रहा है? 373, और रशिया से कितना हो रहा है? 1771। ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम का इंपोर्ट हम लोग कहां से करते हैं? रशिया से करते हैं। तो यही चीज किसको सबसे ज्यादा हर्ट करता है? किसको? यूएस को, ट्रंप को, है ना? ट्रंप को इन पर्टिकुलरली। उसको मतलब नहीं है यूक्रेन वॉर से। यूक्रेन वॉर रुकवाना किसके लिए है? नोबेल पीस प्राइज के लिए, रुकवाने के लिए नहीं रुकवाना है। समझ में आई बात? ठीक है, उसमें भी फायदा हो रहा होगा तो करता रहेगा वो। इंपैक्ट ऑफ इंडिया रशिया टाइज ऑन इंडिया,
है ना। हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात हम कर चुके, और हमारे एनर्जी ट्रेड के लिए बहुत क्रूशियल हमारी एनर्जी सिक्योरिटी। क्या हमारे पास क्रूड ऑयल है? बोलो, कम है ना। दिग्बोई वगैरह में है, या फिर थोड़ा गुजरात मुंबई वगैरह में है, बट हमारे पास जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमारा बहुत कम है ना। इंडिया एनर्जी ट्रेड विथ रशिया के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लैरिफिकेशन भी दिया था, है ना। इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय द यूएस एंड द यूरोपियन यूनियन फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। In fact, India began importing from Russia because traditional supplies were diverted to Europe after the outbreak of the conflict. जो traditional supplies थी वो किधर डाइवर्ट हो गई? यूरोप की तरफ। तो हमें किससे लेना पड़ा? यूएस से, सॉरी रशिया से लेना पड़ा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये अपना स्टेटमेंट दिया। समझ में आई बात? और लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है। फिर बात करते हैं हम कौन से समिट की? अलास्का समिट की, है ना। अलास्का पता है आपको कहां पे है? अलास्का में क्यों मिले थे? पुतिन और ट्रंप मिले थे। कौन मिले थे? पुतिन और ट्रंप। क्यों मिले थे? किस बात के लिए मिले थे? क्योंकि यूक्रेन वाले वॉर को क्या किया जाए? रोका जाए। यूएस और रशिया के भी रिलेशन क्या किए जाए? इंप्रूव किए जाए। ठीक है, ये मिलके हटे और अगले दिन फिर रशिया ने यूक्रेन पे बम फोड़ा। समझ में आई बात? क्या ही फायदा हो रहा है? ये मिले और कुछ काम का स्टेटमेंट नहीं दिया, है ना। ओके 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 ओके, हाय हेलो करके चले गए। समझ में आई बात? द स्टेज इन अलास्का यूएस मिलिट्री बेस। और इंडियन मीडिया एकदम लगी हुई है कि वो असली पुतिन थे, नकली पुतिन थे, नकली पुतिन थे, असली पुतिन थे, हाथ ऐसे था, हाथ वैसे था, है ना। बड़ा फायदा हो रहा है इससे। लोग लगे हुए हैं, नहीं असली पुतिन नहीं था, नहीं नकली पुतिन था। क्या हो रहा है उससे? कौन सा न्यूज है ये? क्या करोगे उसको जान के? द स्टेज इन अलास्का यूएस मिलिट्री बेस वाज सेट अप विथ परसुइंग पीस। मेन एजेंडा क्या था इनका? पीस था, है ना। पीस आया क्या? दिखाई तो नहीं दे रहा है ना। डिस्कशन इन अलास्का डिड नॉट लीड टू सीज फायर। कोई सीज फायर वाली बात नहीं हुई। समझ में आई बात? ये तो वही बात हो गई, तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो और तुम दोनों में डील हो रहा है। समझ में आई बात कि झगड़ा रुकना है कि नहीं रुकना है ना। अगर डील हो रहा है, सीज फायर या कोई भी, है ना, कि तुम पहले एक से उससे बात करोगे फिर उससे बात करोगे। अरे जब डील हो ही रहा है, तुम लीडर बन ही रहे हो, दोनों को एक साथ बिठा लो। ये एक साथ नहीं भी बिठाना है तो एक साथ बुला तो लो, कम से कम आधे घंटे इससे कर लो, आधे घंटे इससे कर लो, दोनों बार कर लो, फिर दोनों को एक साथ बुला लो, दोनों एक साथ है लो, बैठ के बात कर लो। समझ में आई बात? पीस लाना और पीस का दिखावा करना दो अलग अलग बात है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अलास्का, यूएस का डिफेंस इंडस्ट्री बहुत खुश है वॉर चलने से। हम वेपन बना रहे हैं और बिक रहा है, यूज हो रहा है। तो जो वॉर में है वो खरीद रहे हैं, जो वॉर में नहीं है वो डर से खरीद रहे हैं कि हमें भी जरूरत पड़ेगी, है ना। ये वाला रीजन जो है वो क्या है? अलास्का। इधर ये पूरा रशिया है। पूरा वर्ल्ड मैप बनाओगे, ये आपका पैसिफिक ओशन है। कौन सा? इधर रशिया जाके इधर इंडिया आ जाएगा, इधर इंडोनेशिया, और फिर ये पैसिफिक ओशन। ये अलास्का भी जो था वो किसका पार्ट था? रशिया का पार्ट था। किसका पार्ट था? रशिया का। ठीक है, बट रशिया के बाद ये सी है, सी के बाद अलास्का आता था। रशिया को पैसे की जरूरत थी बहुत पहले, है ना। उसने वो किसको बेच दिया? यूएस को बेच दिया। यूएस है, कनाडा है, इधर अलग से अलास्का आता है ना। तो यूएस ने इसको क्या किया? खरीद लिया। यहाँ थोड़ी बहुत पॉपुलेशन भी है, ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन नहीं है। यूएस ने खरीद लिया। रशिया का कभी वो टेरिटरी हुआ करता था और उसको किसने खरीद लिया? यूएस ने। दोनों जाके कहाँ मिले? अलास्का में। ठीक है, अलास्का का जो पॉपुलेशन भी है 7 लाख प्लस, 1867 में सोल्ड बाय द रशियन एम्पायर टू द यूएस। तब रशियन एम्पायर ने उसको यूएस में भेजा था और ये 49th स्टेट बना यूएस का। कौन सा स्टेट? 49। अभी यूएस के पास कितने स्टेट हैं? 50 स्टेट हैं। कितने? 50। ट्रम्प साहब कनाडा को भी बोलते हैं 51th स्टेट बन जाओ। कौन से स्टेट बन जाओ? 51। पूरा यूएस जो है पूरे कनाडा से छोटा है, कनाडा बड़ा एरिया वाइज, तब भी बोलते हैं कि कनाडा को क्या बन जाओ? 51th स्टेट बन जाओ। ठीक है, ये सब चलते रहता है, इनको खरीदने में बहुत मजा आ रहा होता है। ठीक है, तो बस यही सब है, इसमें कुछ खास हुआ नहीं है ना, बातें हुई फालतू। ठीक है, कुछ खास काम की बात हुई नहीं। ठीक है, हाँ ये बात जरूर हुआ कि नाटो का एक्सपेंशन नहीं होगा। नाटो नाम सुना आप लोगों ने? यूएस वाला जो ग्रुप था कैपिटलिस्ट वाला, उसने एक डिफेंस ग्रुप बनाया था जिसका नाम क्या था? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो ये बहुत बड़ा डर था कि यूक्रेन जो है किसको ज्वाइन करने वाला है? नाटो को ज्वाइन करने वाला है। तो एक तरह से ट्रंप साहब ने बोल दिया कि नहीं नहीं, नाटो का और एक्सपेंशन नहीं होने वाला है। तो यहां पे पुतिन को क्या मिला? इंश्योरेंस मिला। ठीक है कि चलो यूक्रेन का
है ना, endorse the abstract need to ensure Ukraine security while implicitly rejecting NATO expansion. NATO का expansion नहीं होने वाला है. समझ में आई बात? ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हो रही हैं. डोनाल्ड ट्रंप इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस, नो ब्रेक थ्रू. थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है बट कोई ब्रेक थ्रू नहीं आया इस बार, है ना. कोई आउटकम क्या था? एक्सट्रैक्टेड अ पब्लिक लाइन दैट रशिया इज इंटरेस्टेड इन एंडिंग द क्राइसिस. यही बोला कि रशिया इंटरेस्टेड है, क्राइसिस मतलब वॉर को एंड करने के लिए. हिज वार्निंग ऑफ सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज इफ मॉस्को इज अनसीरियस बिकम्स ए क्रेडिबिलिटी टेस्ट फॉर वॉशिंगटन नेक्स्ट स्टेप. ट्रंप ने बोला कि अगर रशिया नहीं इंप्लीमेंट करता है पीस तो रशिया को क्या होना, रेडी रहना चाहिए सीरियस कॉन्सिक्वेंस के लिए. मैक्सिमम प्रेशर दे दिया, है ना. फिर देखना होगा कि मैक्सिमम प्रेशर काम करता है कि नहीं. न्यूक्लियर आर्सेनल ज्यादा है रशिया के पास, इतना बड़ा रशिया है ना. इतना बड़ा रशिया है. ट्रंप कहां छुप जाएगा, पुतिन कहां छुप जाएगा पता भी नहीं चलेगा. ठीक है, डोमेस्टिक पॉलिटिकल नैरेटिव कैन क्लेम ही बॉट पुतिन टू द टेबल एंड ओपनड अ डोर. समझ में आई बात? तो ऐसे पुतिन को यहां पे ट्रंप को क्या हो रहा है, फायदा मिल रहा है. ठीक है, मेथड्स क्या है? यूक्रेन प्रेशर टू एक्सेप्ट टेरिटोरियल कंसेशन. टेरिटरी कंसेस करेगा किसके लिए? किसके लिए? रशिया के लिए. यूक्रेन को प्रेशर किया गया. रशिया वार्नड ऑफ टफर सैंक्शन ऑन इट्स ऑयल वायर्स. रशिया को वार्न करेगा. यूरोप टोल्ड टू बियर मोर ऑफ द फाइनेंशियल मिलिट्री बर्डन. सब पे प्रेशर लगा के रखा है. ये मेथड कौन यूज कर रहा है? ट्रंप यूज कर रहे हैं. सीज फायर की जगह क्या कर रहे हैं? सेटलमेंट. ट्रंप इज नॉट एमिंग फॉर अ टेम्पररी ट्रूस बट फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव पीस डील. ये सब टेक्निक्स को यूज करके. पोटेंशियल आउटकम इफ सक्सेसफुल इट में रीशेप द पोस्ट कोल्ड वॉर सिक्योरिटी ऑर्डर इन यूरोप. यूरोप में जो सिक्योरिटी का गारंटी था वो किसने ले रखा था? यूएस ने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, कि तुम्हें मिलिट्री क्या जरूरत, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, है ना. मैं हूं ना बूढ़ा हो गया अब. समझ में आई बात? है ना. अब ये पूरा सिक्योरिटी का गारंटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. ये है हेनरी किसिंगर. हेनरी किसिंगर का नाम सुना है आप लोगों ने? 1970s में ही यूएस के होम मिनिस्टर कहे जा सकते थे, है ना. वहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला जाता है. क्या बोला जाता है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लाइक होम मिनिस्टर, लाइक अमित शाह ऑफ यूएस इन 1970s. ये बहुत बड़े इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट हैं, है ना. ये इनका एज अभी 90+ होना चाहिए. ठीक है, ये अभी लिखते रहते हैं. हेनरी अल्फ्रेड किसिंजर वाज एन अमेरिकन डिप्लोमैट एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे. रीसेटिंग यूएस रशिया रिलेशन. ट्रंप सीज रशिया एज अ पोटेंशियल पार्टनर नॉट जस्ट एडवर्सरी. कौन? ट्रंप. यूएस नहीं, ट्रंप सीज. ट्रंप यूएस रशिया को कैसे देखते हैं? एज अ पार्टनर ही देखते हैं. ट्रंप को ज्यादा डर किससे है? चाइना से. समझ में आई बात? हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट, वर्ल्ड वॉर 2 अलायंस अगेंस्ट हिटलर, है ना. यूएसएसआर और यूएस दोनों क्या थे? एक साथ थे. किसके अगेंस्ट में? हिटलर के अगेंस्ट में. 1970s में डिटेंट आया. डिटेंट मतलब रोक, पीस, थोड़ा पीस का माहौल आया था कोल्ड वॉर के टाइम पे, है ना. तो ये सब किसिंजर अपना एक तरह से पुरानी चीजें बताते हैं कोल्ड वॉर के टाइम की. इसमें से एक एक स्टेटमेंट जो है, एक एक सेंटेंस जो है, वो एक एक इवेंट को बताता है कोल्ड वॉर के टाइम पे, है ना. तो इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाते. रशिया एंड चाइना टुडे शेयर अ डीप नो लिमिट पार्टनरशिप. बट फिर भी ट्रंप कितना भी चाल है, समझ में आई बात, लेकिन रशिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि चाइना और रशिया का भी कैसा रिलेशनशिप है? नो लिमिट. कोई लिमिट नहीं है इनके रिलेशनशिप में. समझ में आई बात, है ना. सडन ब्रेक अनलाइकली. अचानक से चाइना से ब्रेक हो जाएगा रशिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है. स्टिल यूजफुल फॉर यूएस. इवन अ स्लाइट डिस्टेंसिंग ऑफ रशिया फ्रॉम चाइना कुड गिव वॉशिंगटन फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजिंग बीजिंग. थोड़ा सा भी अलग हट जाएगा तो चाइना को मैनेज करना आसान होगा. किसके लिए? यूएस के लिए. चाइना इज द मेन एडवर्सरी ऑफ द यूएस. क्यों? इकोनॉमिक पावर वो सेकंड नंबर का है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर का हो जाएगा. समझ में आई बात? टेक्नोलॉजी का पावर हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस है. समझ में आई बात? रशिया सिर्फ किसका पावर हाउस है? नेचुरल रिजर्व का. नेचुरल रिजर्व है रशिया के पास. और क्या है रशिया के पास? और पुराना पॉलिटिकली पावरफुल नेशन है और डिफेंस में आगे S-400 और ये सब जो चाइना भी उससे खरीदता है, हम लोग उससे खरीदते हैं. चाइना इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे. समझ में आई बात? पैसे में बहुत आगे. ठीक है. तो डिफेंस में भी आगे ही है, बहुत आगे नहीं है बट आगे है. धीरे धीरे चाइना
और ज्यादा थ्रेट किसके लिए बन रहा है? यूएस के लिए बन रहा है। तो यूएस को क्या है कि रशिया से थोड़ा रिलेशन ठीक रखें, चाइना को थोड़ा दूर करें। तो यही सब चीज है ना। यूरोप के लिए क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? यूरोप रिमेन्स मिलिटरली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन द यूएस डिस्पाइट प्लेज ऑफ रेजिंग डिफेंस बजट टू 5%। देखो, यूरोप का डिफेंस का खर्चा कौन उठाता था? यूएस, है ना। तो ट्रम्प साहब ने प्रेशर बनाया कि अपने डिफेंस का खर्चा खुद उठाओ। अपने डिफेंस के खर्चे में नाटो में 5% जीडीपी खर्च करो। कितना परसेंट? 5%। यूरोप की कंट्रीज तैयार हुई, तब भी यूएस का वहां पे प्रेजेंस रहेगा ही। फोर्स इनटू बाइंग $100 बिलियन इन यूएस आर्म्स एज पार्ट ऑफ यूक्रेन गारंटीज। यूरोपियन कंट्री को फोर्स किया ट्रम्प साहब ने, है ना, कि $100 बिलियन का क्या बाई करो? आर्म्स, यूक्रेन की गारंटी के लिए। तुम लोग भी पैसा दो, मैं अकेला क्यों दूं? समझ में आ रही बात? रिड्यूस टू द रोल ऑफ जूनियर पार्टनर इन ट्रम्प्स डील मेकिंग। यूरोप, पूरा यूरोप क्या हो गया? जूनियर पार्टनर की तरह रिड्यूस हो गया ट्रम्प के सामने। यूरोप वाइज इन शेपिंग पीस इज मिनिमल, एक्सपोजिंग द लिमिट ऑफ यूज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, है ना। यूरोप का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या हो गया? यहाँ पे एक्सपोज हो गया कि यूरोप जो है एक तरह से, है ना, जूनियर पार्टनर की तरह दिखने लगा। किसके? ट्रम्प के। समझ में आई बात, है ना। तो ट्रम्प के सामने देखो, ये जेलेंस्की वगैरह लोग है ना, ये देख रहे हो, इमैनुअल मैक्रो फ्रांस वाले, ये जेलेंस्की, अब इधर ट्रम्प, इधर सारे लोग। इक्वालिटी लग रही है कहीं से? जब बैठने में नहीं है तो काम के तरीके में कैसे होगी? समझ में आ रही बात, है ना। इंप्लीकेशन फॉर ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स इफ सक्सेसफुल, ट्रम्प्स डिप्लोमेसी कुड रिकॉन्फिगर अलाइनमेंट यूएस विथ फ्लेक्सिबल टाइज टू बोथ मॉस्को एंड बीजिंग। यूरोप को साइडलाइन थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। ये सब सारी चीजें उभरती हुई नहीं दिखाई दे सकती हैं। आर्म सेल होना, एनर्जी फ्लो रीशेप होना, है ना, लेवरेज बिल्ड करना। यूएस और ज्यादा पावरफुल बनना चाह रहा है, वापस से अपने आप को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, है ना, यूरोप पे प्रेशर डाल के, रशिया को थोड़ा सा फ्रेंड बना के, समझ में आई बात, चाइना को साइडलाइन करके, जैसे जैसे तैसे अपने आप को वापस ऊपर दिखाना चाह रहा है। वही सब रिपीटेड पॉइंट है जो हम लोग ऑलरेडी इस पे डिस्कस कर चुके हैं, ट्रेड, टैरिफ और वही सब पॉइंट है। इनको आप आराम से वापस से पढ़ सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। वे फॉरवर्ड क्या है? हम क्या ही कर पाएंगे? हमें सबसे ज्यादा वे फॉरवर्ड में अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी को एनहांस करना पड़ेगा, अपने पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। समझ में आई बात? ये दो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इकोनॉमिक रिफॉर्म एज स्ट्रेटेजिक फाउंडेशन, हमारा फाउंडेशन क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक रिफॉर्म। कि चाइना से कैसे डरता है यूएस? इकोनॉमिक पावर हाउस की वजह से, ठीक है। स्ट्रेटेजिक एजिलिटी इन फ्लूइड ग्लोबल ऑर्डर, ये सब कीवर्ड है। फ्लूइड मतलब फ्लो होता हुआ ग्लोबल ऑर्डर। ग्लोबल ऑर्डर जो कभी इधर दिख रहा है कभी उधर दिख रहा है, तो उसमें भी हमें स्ट्रेटेजिक क्या चाहिए? एजिलिटी चाहिए, सावधानी चाहिए। स्ट्रेंथन रीजनल एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, रीजनल पार्टनरशिप जापान वगैरह के साथ, है ना, ग्लोबल पार्टनरशिप सबको हमें क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेंथन। सिर्फ यूएस पे, सिर्फ चाइना पे, सिर्फ रशिया पे हम डिपेंडेंस नहीं रख सकते। बाकी कंट्रीज के साथ भी हमें अपना रिलेशन और क्या करना पड़ेगा? अच्छा करना पड़ेगा, जो हम कर ही रहे हैं। समझ में आई बात? और इनफैक्ट जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ भी हम परमानेंट एनिमी वाली सिचुएशन में नहीं जा सके। अभी हम चाइना के साथ वापस से रिलेशन अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो खराब हुआ ही अभी, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह। मालदीव्स के साथ रिलेशन अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर किधर गए थे? मालदीव्स। 2 साल पहले, लास्ट ईयर 2024 में प्राइम मिनिस्टर कहां जाके बैठ गए? लक्षद्वीप। कि मालदीव्स को भूल जाओ। समझ में आई बात? अभी वापस कहां गए? मालदीव्स। कि हम बाकी नेबर्स को रिलेशन क्या रखें? अच्छा रखें। तुम्हारे जितने दुश्मन हैं तुम्हारे लिए उतना ही खराब है, भले ही छोटा ही दुश्मन क्यों नहीं हो। समझ में आई बात? तो दुश्मन को दोस्त बनाओ, यही क्या कहता है? क्या कहता है? डिप्लोमेसी यही कहता है, इंटरनेशनल रिलेशन यही कहता है, चाणक्य नीति, कौटिल्य का पॉलिसी यही कहता है। तो बस यही है वे फॉरवर्ड। ये सब सॉल्यूशंस आप एग्जैक्टली कहां मेंशन कर सकते हो? अपने कंक्लूजन्स में, है ना। कंक्लूजन, सी राजा मोहन क्या बोलते हैं? सी राजा मोहन एक बहुत बड़े इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट है इंडिया में, न्यूज़पेपर्स में लिखते रहते हैं। फॉर इंडिया द लेक्चर इज क्लियर, विदाउट डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड पॉलिटिकल यूनिटी। पॉलिटिकल यूनिटी था? नहीं था, है ना। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन यूएस की भाषा हम बात कर रहे थे। पॉलिटिकल यूनिटी, फॉरेन पॉलिसी एजिलिटी विल हैव लिटिल इफेक्ट। फॉरेन पॉलिसी का इफेक्ट बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है। समझ में आई बात? आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर
हमने क्या किया, हमने अपने एमपीज को कहां भेजा, अलग अलग कंट्रीज में भेजा, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान कैसे हमारे यहाँ टेररिज्म फैलाता है। समझ में आई बात। बहुत सारी पार्टीज ने खुल के पार्ट किया, बट मेन पार्टी क्या कांग्रेस ने खुल के पार्ट लिया? नहीं। उसमें से खुल के पार्ट लेने वाले शशि थरूर थे, उसको साइडलाइन कर दिया कांग्रेस ने। समझ में आई बात। तो जब तक हमारे पास क्या नहीं होगी, पॉलिटिकल यूनिटी नहीं होगी। हमें ये बात समझना पड़ेगा कि जहां मैटर फॉरेन पॉलिसी का होता है, समझ में आई बात, उसके लिए पॉलिटिकल यूनिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, डोमेस्टिक पॉलिसीज पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना इज एसेंशियल, बट जहां इंटरनेशनल रिलेशन की बात आती है, डोमेस्टिक कंसेंसस, पॉलिटिकल यूनिटी जो होगा वो क्या होगा, एसेंशियल होगा। समझ में आई बात है ना। इंडिया मस्ट स्ट्रेंथन इट्स इंटरनल फाउंडेशन टू रिमेन अ रेलेवेंट प्लेयर अमिड्स द टर्बुलेंस ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। ग्रेट पावर पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि अभी दिखाई दे रहा है, हमेशा दिखाई देते रहता है। ये चेस का गेम है, कभी कभी एक स्टेप चलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट ये कंटिन्यूअस गेम है जो खत्म नहीं होता है। समझ में आई बात, चलते जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का गेम इज लाइक दैट। अंडरस्टूड? ओके ओके, मैं ऑनलाइन डाउट्स वगैरह ले लेता हूं, वट एवर डाउट्स यू हैव ऑलरेडी। फातिमा इज सेइंग सर ये करंट अफेयर्स इस वीक का कंप्लीट है कि जस्ट आज का? यूट्यूब देखो, हर दिन का मिलेगा उधर। ये सिर्फ आज का भी नहीं है, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट इशू है। आज वाला फिर रात में मिलेगा। ठीक है, 2-3 टॉपिक जो आज के न्यूज़पेपर में आए होंगे, यू विल गेट ऑन द यूट्यूब। फातिमा, इतना आसान भी नहीं है कि हफ्ते में एक टॉपिक पढ़ लोगे करंट अफेयर्स हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज पॉसिबल नाउ टू कम एंड इंडिया टुगेदर विद द विजिटिंग ऑफ चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर। देखो, एक डाउट यह है कि क्या इंडिया और चाइना टुगेदर आ जाए, ऐसा पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जर्मनी में ही हिटलर था, उससे किसने वॉर लड़ा? इंग्लैंड ने, फ्रांस ने। जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस अच्छे कंट्रीज हैं, अच्छे दोस्त हैं। जापान पे बम किसने गिराया? यूएस जापान अच्छे दोस्त हैं। समझ में आई बात है ना। बट उसमें चाइना का विलिंगनेस बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्ट्रैटेजिक थिंकर ने लिखा भी कि 21st सेंचुरी विल बी एन एशियन सेंचुरी। कैसे सेंचुरी होगी? एशियन। तो दो सबसे बड़े एशियन पावर कौन है? इंडिया और चाइना। तो अगर इंडिया चाइना टुगेदर हैं तो फिर यूएस साइडलाइन हो जाएगा इवेंचुअली, 10 साल 20 साल। समझ में आई बात है ना। बट क्या ये दोनों विलिंग है टुगेदर होने के लिए? ये सबसे बड़ी बात है। अगर इंडिया विलिंग भी है तो इंडिया को ट्रस्ट इश्यूज हैं चाइना को लेकर। समझ में आई बात। हमने पंचशील किया था ना नेहरू जी ने। समझ में आई बात। हम तो हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे, तुमने अटैक कर दिया 1962 में। तो वी हैव आवर ट्रस्ट इश्यूज, है ना। चाइना इज वन कंट्री जहां पे जिसपे रिलाई कर पाना कंप्लीटली ब्लाइंडली क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक बात है। बट देन अगेन वी हैव सो मेनी डीप कोऑपरेशन। हमारा ट्रेड भी यूएस के बाद इंडिया चाइना का ट्रेड रिलेशन ही सबसे ज्यादा है। ठीक बात है। हाँ, लेकिन चाइना इंडिया को बराबर समझ के काम नहीं करता, है ना। वो चाहता है कि मैं आगे, इंडिया पीछे। वो भी इंडिया को एज ए जूनियर पार्टनर रख के काम करने के लिए तैयार है। जब हम यूएस के जूनियर पार्टनर नहीं बनेंगे कभी, तो चाइना के बनेंगे, है ना। तो पहले तो हमें वो म्यूचुअल रेस्पेक्ट दिखाना पड़ेगा। म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट। अगर जिस कंट्री से हमारे रिलेशन अच्छे हैं, फॉर एग्जाम्पल जापान, हमारे अंदर क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट। हमारे अंदर क्या है? म्यूचुअल रेस्पेक्ट। जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, रशिया से भी हमारा क्या है? म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट। रशिया ने इंडिया को कभी भी एज ए जूनियर पार्टनर ट्रीट नहीं किया है। रशिया ने जबरदस्ती इंडिया को दबाने की कोशिश नहीं की है। रशिया ने कभी भी यूएस से रिलेशन खराब करने के लिए इंडिया को प्रेशर नहीं दिया है। समझ में आई बात। ऐसा रिलेशन को बोलते हैं, कैसा रिलेशन? अनकंडीशनल रिलेशन। तो जो अनकंडीशनल रिलेशन होगा, ट्रस्ट वहीं पे आएगा। समझ में आई बात? ठीक बात है। अंडरस्टूड? ओके ओके देन, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। चैतन्य बोल रहे हैं मेंस क्वेश्चन एक दे दीजिए। मेंस क्वेश्चन मैं आपके ग्रुप्स में फॉरवर्ड करवा दूंगा, लिखिएगा।